नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। कोरोना संकट के इस दौर में जो कुछ वर्ग हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग फ्रंट लीडर हैं, कोरोना से लड़ने के लिए आगे हैं। आज हमारे साथ धनबाद की एक ऐसी शख्सियत हैं जो यूँ तो व्यापारियों के नेता थे, अभी भी व्यापारियों को लीड करते हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में वे कई सेक्टर में काम कर रहे हैं। एशियन जालान अस्पताल को चलाने वाली मातृ संस्था जीवन रेखा ट्रस्ट के सेक्रेटरी के तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। झारखंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जीटा के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उद्योग के हित में काम कर रहे हैं। झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में पर्यावरणिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कहने का अर्थ है काम करने का आयाम बड़ा है। लगभग 2 दशक तक सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि नाम इनका राजीव शर्मा है और ये नाम को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं। वह तो राजीव का अर्थ कमल होता है, तो ये कीचड़ में कमल नहीं बल्कि कोयले के बीच कमल हैं। इनका मानना है शेक्सपियर की तरह कि नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, जो है काम में रखा है, इसलिए काम पर ज़्यादा बिल्कुल ही फोकस करते हैं। आज हमारे साथ हैं बहुविध विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, कोरोना संबंधी विषयों पर, स्वास्थ्य के विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। इनका जो सुदीर्घ अनुभव है, चाहे वह धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में हो, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष के रूप में हो, रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में हो, वो अनुभव आज के समय में इन्हें कैसे काम आ रहा है, कितना फ़ायदा दे रहा है और उसका आउटपुट आम जनता को क्या मिल रहा है, इन सब बहुविध विषयों पर बात करने के लिए श्री राजीव शर्मा हमारे साथ हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे बातें करते हैं। सिटी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी आप आए और बहुत अच्छी बात है। पहला सवाल ये होगा कि एशियन जालान अस्पताल जो धनबाद जिले में स्वास्थ्य प्रहरी के रूप में जाना जाता है, उसकी मातृ संस्था जीवन रेखा ट्रस्ट है, जिसके आप सेक्रेटरी हैं। उस संस्था में रहते हुए आपने जालान अस्पताल को एशियन जालान अस्पताल में विकसित किया। रघुवर दास भी आए, मुख्यमंत्री भी आए। एक तरह से उसकी प्रगति बहुत शानदार रही है अभी तक। जाहिर तौर पर इलाज करने के मामले में धनबाद में भी सबसे आगे चल रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच ये धारणा है कि यह अस्पताल पैसे बहुत वसूल करती है और ये धारणा तेजी से फैल रही है। इलाज बहुत अच्छी हो रही है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा वसूल करती है। इस धारणा को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, मैं 2-3 बातें आपको बताऊं। जब 2014 में पहली बार जब मैं सचिव बना था, तो उस समय जो हालत हम लोग के अस्पताल के थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास। न एक्सरे मशीन थी, न अल्ट्रासाउंड मशीन थी, और सिटी स्कैनर MRI की बात दूर की बात है। स्वास्थ्य संबंधी इलाज की तो छोड़िए, हार्ट के इलाज की परिकल्पना ही उस समय हम लोग के बस के बाहर थी। हम लोग सोच भी नहीं पाते थे। जब हम लोगों ने ये देखा कि बगैर किसी संसाधन के अस्पताल चलाया जाए, भले ही पैसा खर्च नहीं हो लेकिन लोगों की जान नहीं बचती है। ये अस्पताल एक रेफर सेंटर बन के हम लोग का रह गया था, और उस रेफर सेंटर से अपने आप को निकालने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया, और ये भागीरथी प्रयास था। इसमें देखिए, एक बात हम लोग सबको माननी चाहिए कि एशियन ग्रुप एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है। कॉरपोरेट लोगों की एक अलग कार्यशैली होती है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इनकम के लिए। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ इसके अंदर में है, जो आज तक मैं समझता हूँ कि पूरे देश में इस तरह के कई आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन ये एकदम यूनिक उदाहरण है। आप महसूस कीजिए कि 18-19 में हम लोगों ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए का छूट जो दिया है, वो अपने आप में इतना बड़ा अमाउंट है, जो आप कह सकते हैं कि साल का अगर टर्नओवर अस्पताल का अगर 25 करोड़ है, उसमें अगर 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने 1 करोड़ से अधिक छूट दे दिया लोगों को, तो कितना बड़ा अमाउंट होता है। वो भी ज़रूरतमंदों को देते हैं हम लोग, सबको नहीं देते हैं। अभी डायलिसिस पेशेंट जो होते हैं हमारे यहाँ, जो डायलिसिस करवाने के लिए आते हैं, पूरे देश में कहीं भी 650 रुपये में डायलिसिस नहीं होती है। हम 450 रुपये की नगद छूट एक डायलिसिस पेशेंट को देते हैं, जो अगर साल में वो 120 डायलिसिस कराता तो वो अमाउंट लगभग 54,000 रुपये की नगद छूट उसको हम देते हैं। इसी तरह से आँख के ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। कोई भी ज़रूरतमंद गरीब आता है तो हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी लेंस का पैसा लेना है, ना चश्मे का पैसा लेना है, हम उसका
कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था हम लोग को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ इस चीज़ का। जब बाहर हम इलाज कराने जाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब होती है। मरीज़ तो अस्पताल के अंदर होता है, लेकिन मरीज़ के परिजन जो होते हैं उस सड़क पे खड़े होते हैं। उनके दुख दर्द को समझना पड़ेगा। और ये जो बात बार बार आती है, देखिए सुविधा जब बढ़ेगी तो खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन एक बड़ी खर्च बच जाते हैं वो जब हम लोग बाहर के क्षेत्र में इलाज कराने के लिए जब जाते हैं, तो जो मरीज के परिवार का उनका जो गंजन होता है वो कहीं से भी सहनीय नहीं होता है। क्योंकि मरीज का इलाज तो अंदर हो रहा है, वो पीड़ा में है, लेकिन मरीज के परिजनों की पीड़ा भी समझनी पड़ेगी। और ये एक उदाहरण हम लोगों ने बनाया है। अभी ये अस्पताल शुरुआती क्षण में है। यहाँ पे नर्सिंग होम का कंसेप्ट रहा है शुरू से। यहाँ अस्पताल का कंसेप्ट जो है वो कम रहा है। तो अस्पताल एक परिपूर्ण अस्पताल जब रहेगा तो डॉक्टर, जब वहाँ पे डीएम आएंगे, एमसीएच डॉक्टर आएंगे, तो उनकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो हम लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। ट्रस्ट की जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे समाज सेवा के क्षेत्र में ट्रस्ट और खर्च करेगा और लोगों को जो इससे लाभान्वित करेगा। लेकिन साथ साथ इस बात के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कल को, जो आज के पहले, जब अगर याद करें 2016-17 के पहले धनबाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को हार्ट अटैक होता था तो आधे मरीजों की जान तो रास्ते में ही हो जाती थी, चली जाती थी। और आज की स्थिति क्या है? 100% लोगों का इलाज यहाँ पे संभव है, बशर्ते कि वो यहाँ इलाज कराना चाहे। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर किसी को इलाज की तकलीफ़ है, उसको परेशानी है, तो वो चाहे तो आगे जा सकता है, नहीं तो यहाँ भी इलाज करा सकता है, उसको ऑप्शन मिल गया। आप एक और उदाहरण देखिए, धनबाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर था। ये हम लोगों ने जो टाइप किया है, एक जॉइंट वेंचर खड़ा किया, ये उसी का नतीजा है कि धनबाद में आज असरफी हॉस्पिटल ने, पाटलिपुत्रा ने, प्रगति नर्सिंग होम ने, इन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इवन आप ये भी देखिए, पीएमसीएच जैसे जगह में, सरकारी संस्थानों में भी 2016 के पहले का पीएमसीएच और 2016 के बाद के पीएमसीएच में क्या अंतर आया। ये एक प्रतिस्पर्धा का दौर होना चाहिए। सरकार भी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेगी, प्राइवेट भी आगे बढ़ेंगे, सुविधा बढ़ेगी, इलाज बढ़ेगा, लोगों के पैसे उसी से बचते जाएंगे। और अगर कोई इस तरह की बात आती है, कोई गरीब है, कमज़ोर है, तो हम लोग ट्रस्ट के नाते हम लोग प्रयास करते हैं कि उसकी भरपूर मदद करें और कोशिश भी करते हैं। और कई बार हम लोग इसमें सफलता भी मिलती है, कई बार लोगों को नाराज़गी भी रहती है, क्योंकि ये छूट की कोई सीमा तो होती नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं फिर भी कि जो कमज़ोर है, गरीब वर्ग का आदमी, उसको मदद कर पाएँ। और धनबाद में, ये धनबाद क्षेत्र ऐसी जगह पे स्थापित है जहाँ आप समझिए कि धनबाद से गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, ये सारे एरिया यहाँ से कैटर होते हैं। इतनी दूर दूर से जब लोग इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं, तो झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी कमज़ोर है, ये इसका उदाहरण है। और धनबाद इसको भी फुलफिल कर रहा है। हम लोग अपेक्षा करते हैं सरकार से कि एम्स जल्दी शुरू हो जाए और उस संथाल परगना में जल्दी अस्पताल शुरू हो। और हम लोग भी ये प्रयास करें कि धनबाद में एक विश्व स्तरीय अस्पताल, जो हम लोगों ने परिकल्पना की हुई है कि धनबाद में कैंसर हॉस्पिटल या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इस तरह की चीज़ें अगर धनबाद में होने लग जाएंगी तो धनबाद के नहीं, धनबाद के आसपास के कई जिलों के लोगों को और लाभ मिलेगा। और जो आज के दिल्ली और बम्बई जा रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए, लीवर के बीमारी के इलाज के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, उस सब के इलाज की व्यवस्था यहाँ हो सकेगी। यही हम लोग का प्रयास है। एशियन जालान अस्पताल के विस्तार की क्या योजना है और किस तरह के इलाज की शुरुआत यहाँ और की जा सकती है, इसकी क्या संभावनाएं हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कैंसर के इलाज की व्यवस्था है, या आप समझ लेते हैं कि आप जितने एडवांस टेक्नोलॉजी के इलाज होंगे वो यहाँ होंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने नर्सिंग स्कूल भी यहाँ पे शुरू हुआ है अस्पताल के अंदर ही। तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चियाँ सीख सकती हैं और अपना भविष्य भी बना सकती हैं। यहाँ के अस्पताल की आवश्यकता भी पूरी कर सकती है, आसपास के अस्पतालों की आवश्यकता की पूर्ति भी की जा सकती है। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और एक नए तरह का उद्योग खड़ा हो रहा है। आज इस अस्पताल की परिकल्पना को ऐसे देखें, अगर ये समझ लीजिए कि हमारे जो खुला वाला मैदान है वहाँ अगर 7th फ्लोर की हम लोग जो प्लानिंग है, 2 अंडरग्राउंड और 2 7th फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, लगभग 250-300 बेड इसमें और बढ़ेंगे, तो पूरी की पूरी इस क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बल्कि यहाँ पे होटल बिजनेस बढ़ जाएगा, खान पान की दुकानों में व्यापार बढ़ जाएगा और फुटफॉल यहाँ पे लोगों का कम से कम 2000 लोगों का, अगर 250 बेड का अस्पताल बढ़ता है तो 2-3 हज़ार लोगों का फुटफॉल जो इस अस्पताल में बढ़ेगा, उसका आसपास के लोगों को क्या लाभ मिलेगा, एक सोचने की बात है। और एक हॉस्पिटल टूरिज्म की जो बात आती है बार बार, ये हॉस्पिटल टूरिज्म यही है। आज के दिन विदेशों से लोग इंडिया भारतवर्ष इलाज कराने के लिए आते हैं। हम कम से कम ऐसी व्यवस्था कर लें कि बाकी जिलों के लोग धनबाद इलाज कराने के लिए आएँ और एक किफ़ायती इलाज करा के जाएँ और ट्रस्ट उसमें अपना सहयोग करें।
आपने कहा कि जीवन रेखा ट्रस्ट की ओर से कमजोर तबकों को, जरूरतमंदों को इलाज में छूट दी जाती है, जो संभव होता है उसमें छूट दी जाती है, उसकी भी एक सीमा निर्धारित है। आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ा सहारा है गरीबों के लिए। एशियन जालान अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के तहत किन बीमारियों का इलाज होता है? अभी देखिए, हार्ट जो सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग पहले हार्ट का इलाज यहाँ नहीं होता था, अभी हृदय संबंधी स्टंट लगाने वाले सारे काम यहाँ होते हैं, आँख के ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी यहाँ हो जाती है, इस तरह के इलाज होते हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे इलाज की ओर एस्पेक्ट खुलेंगे। क्योंकि अभी हम लोग स्पेशलाइजेशन इन 3 क्षेत्रों में हैं, तो इन 3 क्षेत्रों में हमारा बढ़िया से हो रहा है और हमको लगता है कि इससे आयुष्मान धारकों को भी बहुत लाभ मिल रहा है। कोरोना संकट के दौर में जीवन रेखा ट्रस्ट की अभी तक की क्या भूमिका रही है? देखिए, अभी हम लोग जैसे कोरोना वॉरियर्स की बात अगर करें तो कोरोना वॉरियर्स को तो हम सलाम करते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो। इन सब लोगों ने आज के दिन जिस तरह से मेहनत की है वो काबिले तारीफ़ है। और ये पहली लड़ाई है जब लोगों को सड़क पे नहीं उतरना है, घर में रह के बचाव करना है। तो हम लोगों ने जो काम किया वो ये किया है कि प्रधानमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री ने अपील जारी की तो हम लोगों ने उसमें 5,11,000 रुपये का सहयोग किया। मुख्यमंत्री जी ने, जब झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने अपील जारी की तो हम लोगों ने उसमें 5 लाख का सहयोग किया। अभी हम लोग 20,000 मास्क, क्योंकि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसे हम लोग मोबाइल घर से लेकर निकलते हैं तो उसी तरह से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाने जा रहे हैं, जिसमें 20,000 मास्क धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को बांटेंगे और अवेयर करेंगे कि वो मास्क लगाने के लिए प्रेरित हो। जैसे मोबाइल उठाते हैं वैसे वो अपने साथ मास्क को उठाएं और मास्क लगा के ही घर से निकलें। साथ ही साथ अस्पताल में हम ये भी परेशानी देख रहे हैं कि जो बाहर से मरीज आए हुए हैं, उनके जो परिजन यहाँ ठहरे हुए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था जो है बड़ी मुश्किल हो रही है। तो हम लोग 1 आध दिन के अंदर में वहाँ पे 100 लोगों के खाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हो सकता है वो कल से या परसों से व्यवस्था शुरू हो जाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे चूँकि बाहर होटल्स बंद है, तो इस होटल्स बंद होने के चलते लोगों को खान पान नहीं मिल पा रहा है। और ये एक प्रयास होगा हम लोग का कि 100 लोगों के खाने की व्यवस्था अगर हम कर पाएँ तो वहाँ जो बाहर से लोग आते हैं उनकी एक व्यवस्था हो जाएगी। और आगे भी जो भी अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग करना होगा उसमें करेंगे। ट्रस्ट की ओर से एक योजना थी जो रियायती दौर पर दवा दुकान खोलने की, उन योजनाओं का क्या हुआ? देखिए, ये तो कोरोना आ गया, नहीं तो हमारी 2 दुकानों पे काम शुरू हो गया था। एक टेक्सटाइल मार्केट में हमारा फर्नीचर बन रहा है और एक गोविंदपुर में। ये दोनों दुकानों पे काम चल रहा है। हम लोग बनाते हैं जल्दी से, थोड़ी सी छूट हम लोग को मिले तो हम जल्दी से दुकान खोल पाएँ और लोगों को सस्ती दर पे जेनरिक मेडिसिन का, जो हम लोगों ने 15 दुकान खोलने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 2 दुकानों की ओर हम लोग बढ़े थे, अभी वो जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए और इसका लाभ धनबाद के लोगों को मिले। इसमें एक बात और कही थी हमने कि 10 रुपये प्रति मरीज कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक टोकन अमाउंट है और वो डॉक्टर भी जेनरिक दवा ही लिखेंगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे एक आम गरीब को, आम नागरिक को, क्योंकि आयुष्मान में बड़ी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था तो है, लेकिन सर्दी, बुखार, पेट दर्द, इस तरह की जो बीमारी, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, उसके इलाज की व्यवस्था कुछ नहीं है। अस्पताल में एडमिट होंगे तो आयुष्मान काम करेगा, लेकिन अगर अस्पताल में एडमिट नहीं हो तो उस स्थिति में हमारा ये जेनरिक मेडिसिन का शॉप, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है दवाई घर, इसके नाम से हम लोग वेबसाइट भी बना रहे हैं। इसी के नाम से हम लोग आने वाले समय ऐप भी बनाएंगे और जगह जगह जहाँ जहाँ दवाई उपलब्ध होगी उसकी पूरी लिस्ट ऑनलाइन रहेगी। आप कहीं भी पता कर सकते हैं कि आपको जो दवाई की ज़रूरत है वो यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। एक्स दवाई अगर आपको लिखी गई है और उसके जगह हमारे पास जो दवाई उपलब्ध है वो कौन सी उसकी जगह जेनरिक मेडिसिन लागू होगी, वो सारी डिटेल हम मुहैया कराएंगे उसके माध्यम से। झारखंड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और उस नाते अपनी टीम के साथ आपने इस संदर्भ में प्रयास किया। डीसी साहब से मिले, इस उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक साहब से मिले, तो उस क्षेत्र में इंडस्ट्री को क्या सहूलियत अभी मिली है, ये थोड़ा बताएं। देखिए, देश को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता हुआ है अर्थ। आज अगर नगद पैसा सरकार के पास नहीं हो तो सरकार कोई योजना नहीं चला सकती। तो उद्योग और व्यवसाय का जो है बहुत बड़ा रोल है उसमें। और आज के दिन उद्योग और व्यवसाय जिस तरह से ठप हुए हैं, ऐसा पिछले 100 सालों में तो नज़र नहीं आता है कि कभी इस तरह से पूरे व्यवसाय को बंद किया हो। लेकिन ये महामारी बहुत बड़ी है। इस बड़ी महामारी को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया, जब सरकार ने कहा तो तत्काल सारे उद्योग बंद हो गए। इवन वैसे उद्योग भी बंद हो गए जिनको अनुरत चलने के लिए सरकार ने परमिशन दिया था, क्योंकि ये माहौल भय का था। लेकिन अभी चूँकि इस लॉकडाउन 2 के में सरकार ने जब इसको चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कहा है, तो हम लोगों ने उसकी प्रक्रिया शुरू की और जिला प्रशासन के साथ लगातार हम लोग संपर्क में हैं। अभी पहले हम लोगों ने उद्योग खोलने के लिए जो प्रयास किया उसमें अब एक स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को शुरू करने के लिए किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है।
ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकला। अभी हम लोग ये भी प्रयास करेंगे और क्षेत्रों में जो उद्योग अभी बचे हुए हैं उसमें जो आवश्यकता के अनुरूप जो आते हैं, जो नियम कायदे के अनुरूप आते हैं, वो भी शुरू हो जाए ताकि लोगों को एक रोज़गार भी मिले और सरकार को राजस्व भी मिल सके। साथ ही साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी बात आती है, जिसमें हम लोग कल GMDIC से मिले थे। उनसे हम लोगों ने कहा कि एक उद्योग शुरू करने के लिए बहुत तरह के सामानों की आवश्यकता पड़ती है। कहीं बेरिंग टूट गई है, कहीं मोटर ख़राब हो गई है, कहीं कुछ है, कहीं स्पेयर पार्ट्स, अदर टूल्स रूम के सामान चाहिए। तो ये सारे सामानों के लिए एक चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने सहमति दी है। आज उनका पत्र भी मेरे पास आ गया है, जिसमें उन्होंने पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है कि किस किस क्षेत्रों में किस किस को वो छूट देंगे। वो मैं अभी तो थोड़ी देर पहले ही वो पत्र मेरे पास आया। तो मेरा कहने का मतलब कि उद्योगों को सहूलियत, व्यवसाय को ईजी, ये दोनों चीज़ करने का हम लोग का प्रयास है। जो भी व्यवसायी और उद्योगपति धनबाद का जीटा से सहयोग चाहता है, हम लोग सहयोग करते हैं, ये देखे बगैर कि वो हमारा सदस्य है या नहीं है। हम प्रयास करते हैं उसकी मदद करने की, जहाँ तक संभव होता है हम प्रयास करते हैं और उसको सफलता तक पहुँचाने के लिए हम अपनी गंभीर पूरी टीम हमारी काम करती है। आपने बताया कि जीटा ने मदद करने की भावना रखी है, सदस्य हो न हो। तो जीटा ने कोरोना संकट के क्षेत्र में क्या प्रयास किए हैं उन पर? जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले जब अखबारों में पढ़ा कि कोरोना आ गया और इससे स्वास्थ्यकर्मी बहुत भयभीत हैं क्योंकि उनको इलाज करना है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने सबसे पहले 150 PPE किट, 1000 मास्क और हैंड वॉश उनको दिया उपायुक्त महोदय के माध्यम से। इसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने जो अपील जारी की थी उसके अंतर्गत 25 लाख रुपए का, मेरे ख्याल से ये हम लोग जो समझते हैं आज तक का किसी भी व्यावसायिक संस्था का सबसे बड़ा सहयोग है ये। और हम लोगों ने एक अच्छा सहयोग दिया है और राज्य हित में दिया है कि उस पैसे का सदुपयोग होगा और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए इस पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी भी हम लोग ये प्रयास देख रहे हैं कि अगर कहीं भी PPE किट की आवश्यकता होगी, कहीं मास्क की आवश्यकता होगी, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के कार्य करने को तैयार हैं। अभी हमारे पास लगभग 250 PPE किट आ चुकी है। उसका भी हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। जिस क्षेत्र में आवश्यकता होगी उस क्षेत्र में उस PPE किट का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप जीवन रेखा ट्रस्ट के भी सेक्रेटरी हैं, जीटा के भी सेक्रेटरी हैं। जीटा की ओर से DC महोदय को PPE किट, मास्क मुहैया कराया गया है। क्या एशियन जालान अस्पताल के डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और स्टाफ को PPE किट या और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है? हाँ, उनके पास अभी की जो हालत है, देखिए पहला अस्पताल होगा जहाँ OPD की व्यवस्था शुरू की गई है। धनबाद में OPD की व्यवस्था सब जगह लगभग बंद हो गई थी। हम लोगों ने सबसे पहले इसको शुरू करवाया है और डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ, जब अस्पताल के OPD सेंटर में लोग इंटर करते हैं तो वहाँ पूरी सावधानी के साथ उनकी टेम्परेचर जांच से लेकर के उनके ऊपर सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया, जो उनको चैम्बर से वो सैनिटाइज करते हुए अंदर ले जाया जाता है और डॉक्टर साहब PPE किट में वहाँ रहते हैं। तो एक सारी व्यवस्था को एक चैनलाइज करने का प्रयास हम लोगों ने किया है कि धनबाद के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधा का हमारा वादा है कि हम उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा देंगे ट्रस्ट की तरफ से, वो वादा हम लोग निभा रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में भी मैं धनबाद के तमाम डॉक्टरों को सलाम भेजता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस संकट के दौर में खड़े रहा करके, जबकि धनबाद में बहुत केसेस नहीं आए हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन जो है वो तैयार है। और मुझे लगता है कि धनबाद के तमाम स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, ये सारे लोग जो हैं इस तरह से भिड़े हुए हैं। मैं एक और उदाहरण दूंगा। देखिए इस दौर में एक और चीज़ हुई है जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि लोग उद्वेलित नहीं हैं। आज सोचिए धनबाद के 20,000 टेम्पो चलाने वाले, उनका परिवार, उनके मालिक, उनकी क्या दशा होगी, लेकिन सब संयम से हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि धनबाद के लोगों ने किसी भी क्षेत्र के लोगों को, अन्य शहरों में हम लोग देखते हैं कि लगातार ये स्थिति रही है कि लोग रोज सड़कों पे उतर जाते हैं, विद्रोह करते हैं, लेकिन धनबाद के लोगों ने बहुत संयम बरता है। हम धनबाद के तमाम लोगों से पुनः अपील करेंगे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगा के घर से चलें, बहुत ज़रूरत होने से ही घर से निकलें। मैं आपको बता दूं, मैं मुश्किल से अभी तक पूरे इस 2 महीने के समय में 7 से 8 बार मैं घर से बाहर निकला हूँ और उतनी ही आवश्यकता अनुरूप निकला हूँ। सब्जी भी लानी होती है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि एक साथ एक सप्ताह की सब्जी ले आएँ, हम लोग रोज़ सब्जी लाने भी बाहर नहीं जाए। तो लोगों को इसी तरीके से प्लानिंग करनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कार्य करना पड़ेगा। अभी जो बच्चे आए हैं काफ़ी संख्या में, इसको भी देखना होगा, क्योंकि देखिए संक्रमण जब फैलेगा, जिसको 3rd स्टेज संक्रमण की बात आती है, वो बड़ा खतरनाक स्टेज होता है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री को, मैं राज्य के मुखिया को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह का कोऑर्डिनेशन उन्होंने किया है इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए।
दोनों ने जो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया वो काबिले तारीफ़ है। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उस राजनीति की बात भी नहीं करता, मैं राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं करता, लेकिन दोनों के बीच में, दोनों सरकारों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जबकि हम लोग पड़ोस के राज्यों में देखें, कोऑर्डिनेशन जीरो लेवल पे है। हम अपेक्षा करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कायम रहे और झारखंड इस कोरोना संकट से बाहर निकल आए। लॉकडाउन के कारण 9.5 लाख लोग झारखंड में लौटेंगे। प्रवासी मजदूर जो हैं क्रमशः लौट भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, केरल से, त्रिवेंद्रम से लौट रहे हैं। तो इतने लोग तो अभी अब बाहर जाएंगे नहीं काम करने के लिए। ये तो कसम भी खा रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, घर में ही रहूँगा। लेकिन तो 9.5 लाख मजदूरों का जो दबाव झारखंड में पड़ा है, तो जो झारखंड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर क्या आपका ये नहीं मानना है कि सारे इंडस्ट्री समुदाय का या इंडस्ट्री संघों को, सभी को एक फोरम पर आकर के ये विचार करना चाहिए कि ये जो समस्या नई पैदा होगी, इसको सुलझाने में उद्योग का क्या रोल रहेगा? देखिए, इसको समस्या के तौर पर नहीं लेना है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, झारखंड के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और अन्य प्रदेशों के लिए भी, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो। ऐसे सारे प्रदेश जो लेबर मुहैया कराते हैं, महाराष्ट्र या दिल्ली जैसे राज्यों में, जहाँ पे हमारे भाई बहनों को बहुत परेशानी हुई और उनके खाने पीने की बड़ी समस्या हुई, और एक दिल्ली से यूपी और यूपी से दिल्ली के बीच चक्कर काटते रह गए। मैं तो आह्वान करूंगा धनबाद के और झारखंड के तमाम उद्योगपतियों से कि झारखंड में उद्योग लगाएं, और वैसे उद्योग लगाएं जो इस तरह के लोग आए हैं। उनको भी मैं चाहूँगा कि सरकार एक ऐसा मंच मुहैया कराए जिसमें हम लोगों को जोड़ते हुए उनको यहीं पे उद्योग और रोजगार के साथ जोड़ पाएँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो झारखंड में अवस्थित हैं। यहाँ स्किल लेबर की कमी है और ये स्किल लेबर वापस आया है। ये एक अपॉर्चुनिटी है झारखंड के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको मान के चलना पड़ेगा कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का किस तरह से लाभ उठाते हैं। हमें इसको समस्या के तौर पे देखना ही नहीं है। ये हमारी एक ताकत है, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी जो ताकत है वो हमारी जनसंख्या है। तो ये जो हमारा स्किल लेबर, 9.5 लाख का स्किल लेबर आया है यहाँ पे वापस, ये हमारी ताकत बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि झारखंड के विकास में आने वाले समय में एक बड़ा रास्ता दिखाएगा, बशर्ते सरकारें नीतियाँ जो बनाएं उसमें इन चीज़ों को समावेश करें कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उनके रोजगार की व्यवस्था, उनके घरों के आसपास उद्योग सेंटर, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इस तरह से डेवलप करना शुरू करें जिससे लोगों को रोजगार मिले। और यहाँ के व्यवसायी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था से निकालना होगा। ये जो कई जगह क्या होता है, कई बार लाल फीताशाही के चक्कर में उद्योग लगाने में, व्यवसाय करने में लोगों को दिक्कत आती है। इसको फ्री करना पड़ेगा, इसको इजी गोइंग करना पड़ेगा, ताकि लोगों की समस्या कम से कम हो और लोग आसानी से उद्योग लगा सकें। और एक उद्योग जब लगेगा, छोटा उद्योग, मैं बड़े उद्योगों की बात ही नहीं कर रहा, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब लगती है तो उसके रोजगार देने की संभावना बहुत अधिक होती है बनिस्बत बड़े एक उद्योग के। उद्योग लगने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, लैंड क्लियरेंस हो, CNT SPT एक्ट की बाधा आ जाती है। बहुत तरह की समस्याएं हैं। आप लगातार इसके लिए प्रयास करते रहें। इस दौर में आपका ये प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखना या ये सलाह देना, या जो ब्यूरोक्रेसी है उनको ये समझाना कि इंडस्ट्री लगना तो काफ़ी हित में है, लेकिन बिल्कुल एक सुगमता, एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाए ताकि जल्द से जल्द नई इंडस्ट्री तैयार हो और हमारे प्रवासी मजदूर जो आए हैं उनको काम मिल सके। देखिए, पहली बार जो है ना, 2014 में सरकार बनी है, पिछली सरकार जो थी उसमें उद्योग लगने के लिए प्रयास हुआ। उसके पहले जो भी प्रयास हुए थे वो बहुत गंभीर प्रयास नहीं थे। लेकिन मैं वर्तमान मुख्यमंत्री को भी देख रहा हूँ कि जब ये पहली बार मीटिंग करते हैं और टाटा ग्रुप के साथ बैठते हैं तो ये मैसेज देते हैं कि उद्योगों को लगाने के प्रति उनका नज़रिया स्पष्ट है और झारखंड के विकास में उद्योगों की बड़ी भूमिका होने वाली है। उस भूमिका में इनका जो रोल होने वाला है वो इस तरह से रहने वाला है कि एक संगठित तरीके से किया जाए। और मुझे लगता है कि SPT या CNT एक्ट जो है कहीं उद्योग लगाने में बाधक नहीं है, बाधक है लोकल समस्याएं। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि जो ज़मीन उनके पास लैंड बैंक के तौर पे रखी हुई है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करे, और जो ज़मीन इंडस्ट्रियल एरिया में भी है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी है, उन ज़मीनों में ये ध्यान रखे कि जो उद्योग लग चुके हैं या जो उद्योग ज़मीन लोगों ने 10-10 साल पहले ज़मीन लेके छोड़ रखी है, उन ज़मीनों को वापस अपने हिस्से में ले, अपने पास वापस लाए, और लोगों को जो ज़रूरत, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको वो ज़मीन आवंटित करें। तब जा कर के एक माहौल बनेगा और नए इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने की आवश्यकता है। क्योंकि झारखंड में अब देखिए, धनबाद में किसी भी इंडस्ट्री एरिया में कोई जगह नहीं है, लोग ज़मीन खोज रहे हैं लेकिन ज़मीन नहीं है। तो सरकार को चाहिए तत्काल इंडस्ट्री एरिया डेवलप करे
और हम जीटा की तरफ से हम ये पूरा वादा करते हैं सरकार को कि हम इसमें कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला करके सरकार के साथ तैयार हैं। झारखंड में उद्योग कैसे आए, इसके लिए हम लोग ज़मीनी स्तर पे जाएंगे। हमें बाहर जाना होगा, दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ेगा, लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा, उसके लिए भी जाएंगे। क्योंकि लेबर जो है अब हमारे पास आ गया, वर्कफोर्स हमारे पास आ गई है, हमें सिर्फ उद्योगपति को लाना है। तो ये एक ऐसा चेन होगा जो लगेगा कि कोई उद्योग अगर यहाँ आता है, जैसे दिल्ली की कोई एक पूरी श्रृंखला उद्योगों की आती है, तो उसको वर्कफोर्स यहाँ मिल जाएगा और एक अच्छा औद्योगिक माहौल झारखंड के लिए बच जाएगा। और राज्य का औद्योगिक विकास और साथ साथ यहाँ पे रहने वाले आदिवासी कमजोर वर्ग के लोगों का विकास बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। धनबाद नगर निगम की आलोचनाएं अक्सर होती रहती हैं। हालांकि ये दौर आलोचना का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सबको सहयोग करना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए। लेकिन उनके जो कार्यों को आप देख रहे हैं, बड़ी बारीकी से आप समझते हैं और जो सहयोग हो बन सकता है, जहां पर जो समस्या है उसको अपने स्तर से भी दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल धनबाद नगर निगम का काम किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप पे बहुत यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं इतना तो यकीन रखता हूँ कि इस कोरोना दौर में जहाँ नगर निगम को चाहिए था कि वो अपने कार्यालय में बैठ करके सारे धनबाद की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते, वैसा हम लोगों को नहीं दिखा। सारे लोग सड़क पे आ गए और इससे क्या हुआ कि एक बड़ी जमात सड़क पे उतर के समाज सेवा के कार्यों को करने की प्रेरित होने लगी। हमें समाज सेवा से आपत्ति नहीं, लेकिन इस दौर में घर से बाहर निकलने पे तकलीफ है। आप सिस्टम ऐसा बनाइए, चूँकि नगर निगम एक इतना बड़ा सेक्टर है, ये एक जगह बैठ के पूरे 55 वार्ड में क्या हो रहा है और किस तरह से किया जा सकता है, एक पूरी चेन बनी हुई है। इसको और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था। जहाँ तक हम अभी कोरोना संकट से पहले की भी बात अगर करें, विकास की बात भी करें, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि विकास हुए है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या विकास इसी को कहते हैं? क्या सड़क बनना ही विकास है? क्या ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम बनना नहीं चाहिए? या वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमको लगता है कि एक चर्चा बड़े प्लेटफॉर्म पे आवश्यक है, जो आने वाले समय में हम लोग करेंगे इस विषयों पे कि धनबाद के विकास के पैमाने क्या है। विकास का पैमाना सिर्फ ये नहीं कि यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट ही है। एयरपोर्ट यदि आता है तो उससे क्या क्या आएगा, क्या उससे कमी होगी, क्या मजबूती आएगी, ये सारे विषयों पे चर्चा खुल के होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भविष्य हमारा है धनबाद का, वो उज्ज्वल इसलिए है कि ये कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्र है। यहाँ पे महानगर बनने की बड़ी क्षमता है। आज 30 लाख की आबादी में आप देख लें तो लगभग 12 लाख की आबादी तो डायरेक्ट अर्बन है, जो नगर निगम का पार्ट है, और जिसको आप सेमी अर्बन कहते हैं वो भी अर्बन से कम नहीं है। आप जैसे बागमारा के क्षेत्र को देख लें, जहाँ BCCL ने टाउनशिप बना रखी है, तो वो अर्बन से कम कैसे हुआ? तो धनबाद की लगभग 70% आबादी जो है वो अर्बनाइज्ड है। अगर इसको बड़े स्केल पे बनाया जाए और शहर का विकास प्रॉपर तरीके से किया जाए और एक चंडीगढ़ जैसी परिकल्पना की जाए, जैसे जो हमारे जो माइनिंग एरिया हैं उनको अगर एक चंडीगढ़ जैसे स्वरूप में ढाला जाए, तो धनबाद की ऐसी छवि उभर के आएगी जो लोग बाहर से देखने के लिए आए कि ये धनबाद एक तरफ जहाँ कोयला उगलता है, वहीं दूसरी तरफ इतनी अच्छी टाउनशिप और इतने अच्छे तरीके से लोगों का रहन सहन मेंटेन करता है। इसमें एक बड़े बहस की आवश्यकता है, बड़ी बात की आवश्यकता है और सभी लोगों का इसमें सहयोग की आवश्यकता है। नगर विकास विभाग ने नगर निगम को PPE किट खरीदने के लिए, लेकिन नगर निगम वो नहीं कर सका, अपने सफाई कर्मियों को नहीं दे सका। आप चूंकि 2 संगठनों से या 2 संस्थाओं से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं और लगातार सरकार की मदद करने के इच्छुक हैं, जीटा या जीवन रेखा ट्रस्ट की ओर से क्या नगर निगम के सफाई कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था जो कि PPE किट या मास्क होता है वो मुहैया कराने की कोई योजना है? देखिए, अभी तक हम लोग को पता ही नहीं चला। ये आज आपके मुंह से सुन रहे हैं कि नगर विकास विभाग ने फंड भी दे दिया और ये मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग तैयार हैं इसके लिए, जो भी जितनी भी हमारी कैपेसिटी होगी, जितनी हमारी क्षमता होगी, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छी मदद कर चुके हैं हम लोग। फिर भी हम लोग यहाँ के चूँकि स्वास्थ्य कर्मी जो हैं अभी लाइफलाइन है हमारे, हम घरों से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे कचड़े बाहर जा रहे हैं और ये दुरूह कार्य जो है वो सफाई कर्मी कर रहे हैं। हम लोग उनको दिल से, हृदय से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि उन लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो PPE किट देने के लिए हम लोग जरूर आगे आएंगे। 2010 के नगर निगम चुनाव में आपने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा था। 2015 में अपने मित्र प्रदीप सोनथालिया जी को आपने सपोर्ट किया था। 2020 में क्या होगा? अभी तो ये भविष्य का विषय है, अभी इस पर खुद चर्चा मुझे लगता है कि बेमानी इसलिए है कि ना तो अभी चुनाव संभावित है, ना आगे भविष्य में होने वाला क्या वो संभावित है। तो हमें इसका वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि धनबाद प्रतिभाओं का भंडार है, समय आएगा तो एक अच्छी प्रतिभा जरूर बाहर निकल के आएगी और धनबाद को पुनः जो है एक नया विजन लेकर के लोग आगे आएंगे और बदलाव और
वही व्यवस्था जो भी बने उसमें ये होना चाहिए कि एक समग्र प्लान बने पूरे ज़िले का, समग्र प्लान बने जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो प्लानिंग हो, कैसे उसको बढ़ाना है, किस तरह से आगे लेके जाना है, किस तरह से ज़िले का विकास हो, ज़िले के अंदर में क्या क्या सुविधा चाहिए, वो सारी व्यवस्थाओं पे चर्चा हो, उस पर कार्य हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय का भविष्य का धनबाद जो है एक बड़ा रूप लेगा। और नगर निगम तो एक वानगी भर है, नगर निगम दी डेस्टिनेशन नहीं है हमारा, नगर निगम बिगनिंग है धनबाद के लोगों के लिए। ये मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस दिन बलियापुर रोड पे या गिरिडीह रोड पर जा करके शहरों का विकास होगा व्यवस्थित तरीके से, तब लगेगा कि हम लोग एक शिफ्टिंग प्रोसेस में आ गए हैं और धनबाद फैल रहा है और ये महानगर की ओर बढ़ रहा है। तब ये एक सही मायने में रास्ता लेगा कि एक तरफ माइनिंग, दूसरी तरफ उद्योग और रहने की व्यवस्था, ये तीनों मिला करके शहर का एक बड़ा स्वरूप बन सकता है। लोगों की सेवा करने का कई सेक्टर हैं, सेवा की जा सकती है, कई तरह से सेवा की जा सकती है। कोरोना संकट के दौर में कई समाज सेवी बाहर आए हैं और जो ज़रूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं, जो कर रहे हैं। अपने ही देश के रहीम कवि है, उन्होंने एक दोहा कहा था कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करत यासो नीचे नैन। तो वो दान करने के समय उनकी आंखें नीची होती थी शर्म से कि देने वाला तो कोई और है, नाम बेकार का मेरा हो रहा है। तो जिस भारतवर्ष में ऐसी प्रवृत्ति रही हो, उस समय धनबाद में जो दोने में खिचड़ी बांट रहे हैं और कह रहे हैं मैंने 500 लोगों को भोजन कराया, ये प्रवृत्ति और सोशल डिस्टेंसिंग उस कारण से तोड़ना, भीड़ ले जा करके लोगों के बीच बांटना और ये प्रचारित करना कि हमने बहुत लोगों को खाना खिलाया, और एक तरफ आप सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति लोगों के बीच आ गई है या जो एक परंपरा चल रही है, इसके प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने भी 5 को भी खाना खिलाया हो, 50 को भी खिलाया हो या 50,000 को भी खिलाया हो, मैं सबको सलाम करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि समाज के क्षेत्र में जो भी कार्य करे, छोटा करे बड़ा करे, बड़ी लाइन खींचे छोटी लाइन खींचे, लेकिन एक बात हम लोग सबको ध्यान में देने की है कि जब हम इस कोरोना वार की बात करें, कोरोना के दौर की बात करें, तो कोरोना के दौर में एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यह लड़ाई सड़क पे उतर के, बॉर्डर पे जाके लड़ने की नहीं है। ये लड़ाई घर पे रह के लड़ने की है, और घर पे रह करके कम से कम बाहर निकल के जितना आप सहयोग कर सकते करें। अगर ये दौर एक बार गुजर जाएगा तो हम बड़ी लड़ाई, बड़ी राजनीति सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इस दौर में उलझ गए। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं जानकारी ले रहा था तो 1918 से 1920 के बीच में जब स्पेनिश फ्लू बैठा था तो 10% पूरे विश्व की आबादी, लगभग 10 करोड़ लोग इससे मारे गए थे। ये आंकड़ा बढ़ सकता था, लेकिन चूंकि उस समय इतना डाटा मेंटेन नहीं होता था, फिर भी हम मानते हैं कि अगर इतनी बड़ी आबादी उसमें इफेक्टेड हुई हो, चूँकि उसमें बहुत लापरवाही बरती गई, और हम लोगों ने इस कोरोना दौर में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक रास्ता अपनाया, आज मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हेमंत सोरेन जी को भी। कई बार लोग कहते हैं दुकानें खुलनी चाहिए, ये खुलनी चाहिए, वो खुलनी चाहिए, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो सरकार कर रही है, सरकार जो निर्देश दे रही है, हमको उसके अनुरूप चलना चाहिए। स्थानीय प्रशासन जो निर्देशित कर रहा है उसके अनुरूप हमको चलने की आवश्यकता है। वहाँ पे एक पूरी टीम बैठी हुई है। हम बाहर बैठ के तो ज्ञान बहुत दे सकते हैं, लेकिन सरकारें जब चलती हैं तो उनके पास बहुत सारे डाटा होते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो हम तक नहीं पहुँचती है। उसके अच्छे और बुरे सारे उनके पास विकल्प मौजूद होते हैं। सरकारें जो निर्णय ले रही है, हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहें। अभी वो दौर नहीं है, न तो जाति का, न भाषा का, न धर्म का, न संप्रदाय का, न ये जिम्मेवार न वो जिम्मेवार। हम सब जिम्मेवार हैं, और बचेंगे तो सारे बचेंगे, और अगर फंसेंगे तो सारे फंसेंगे। इस विकल्प को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग चलेंगे कि हमें कम से कम निकलना है, तो हम लोग इस लड़ाई से पार पाएंगे। और एक नया भारत, एक नई देश की परिकल्पना, जैसे गांधी जी कहते थे कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग को इतना नहीं बढ़ा देना है, हम उस पर इतने आश्रित नहीं हो जाएं कि वो एक महामारी का रूप ले ले। ये उसी का परिणाम है। आज कोरोना जैसी जो महामारी बैठी है, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। जंगल में जो जीव जंतु रहते थे उनको खाना शुरू किया। आज ये उसी का नतीजा है कि आज ये कोरोना ने एक महामारी का रूप ले लिया, और इतनी बड़ी महामारी का रूप ले लिया है कि पूरा विश्व, यहाँ तक कि अमेरिका नतमस्तक हो गया है। ब्रिटेन में लोगों को समझ नहीं पा रहा वो क्या करेंगे। चीन पहले ही घुटने टेक चुका था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत ने जो कदम उठाया है, हम उसकी सराहना करते हैं, और इस देश के
तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हम लोग को मजबूती से अभी खड़े रहने की जरूरत है। न तो अभी कोई इलेक्शन पीरियड है, न समाचार का, ये राजनीति का काल है, ये काल बचने का है और हमको सबको मिल करके इससे बचना चाहिए और निकलना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से एक बड़ा अच्छा काम हुआ है कि पर्यावरण शुद्ध हो गया है, प्रदूषण का स्तर काफ़ी गिर गया है। तो झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में आपके क्या विचार हैं कि जब लॉकडाउन टूटता है, लॉकडाउन खुलता है और फिर भीड़ सड़कों पर आती है, तो पुनः वही पर्यावरण की स्थिति न हो जाए, प्रदूषण का वही स्तर न फिर हम लोग पालें, इसके लिए बोर्ड की तरफ से क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने जब लगातार बोर्ड की बैठकें चली तो हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए थे। BCCL से 2 साल के अंदर में 20% प्रदूषण का मानक गिराने की बात थी, उसको डाउनग्रेड करने की बात थी। BCCL ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के समय उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया होगा, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि अगले 2 सालों में जब उद्योग शुरू भी होंगे, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी पूरी तरह से जब चालू हो जाएंगी या सारी व्यवस्था खुल जाएगी, उसके बाद भी ये 2 सालों में 20% का जो टारगेट इन्होंने लिया है वो पूरा हो जाएगा। और हम लोग को लगता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र का होने का नुकसान होता है किसी क्षेत्र को, तो पर्यावरण ठीक करने के लिए जो BCCL का जो रोल अदा करना चाहिए वो BCCL अदा करेगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, धनबाद के पर्यावरण के नुकसान का सबसे बड़ा कारक भी BCCL ही है। आज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की इन्हीं नीतियों के चलते, जो उसने शुरू में कभी एप्लीकेबल ही नहीं की। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि उन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले लिया और कंसेंट टू ऑपरेट लिया ही नहीं। तो कंसेंट टू ऑपरेट जब नहीं लिया तो यहाँ पे उसके ऊपर नियम ही लागू नहीं हुए। हम लोगों ने अपने टेन्योर में ये देखा कि हमारे जो वर्तमान में चेयरमैन हैं और मेंबर सेक्रेटरी हैं, एक प्रयास किया गया और BCCL की तमाम इकाइयों को जो अलग अलग एरियाज़ में ओपन कास्ट और प्राइवेट ओपन आउटसोर्सिंग के कार्य चल रहे हैं, उन सबको CTO दिया गया और अब वो उसके दायरे में आ गए। मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूँ कि अभी भौरा जैसे एक एरिया पे करोड़ों की पेनल्टी हुई है। पर्यावरण के मानकों का उन्होंने उल्लंघन किया, ये उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने करोड़ों की पेनल्टी की उनके ऊपर में। और अब BCCL चेत रहा है इस बात को कि हम प्रोडक्शन करके क्या कमाएंगे, उससे कहीं अधिक पेनल्टी भर देंगे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। बीच में याद होगा कि थर्मल पावर से ऑयल लीकेज होके आया था, जो दामोदर नदी में आ गया था, जिससे घरों में पानी में भी जो उसका इफेक्ट आया था, उस पर भी पेनल्टी हुई है और बड़ी पेनल्टी हुई है। इसी तरह से अब कंप्लायंस पे जोर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंप्लायंस पे जोर दे रहा है बनिस्पत की निर्देश जारी करने के। आप कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उसका पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा, और कोई भी पेनल्टी भरना नहीं चाहता। कई बार उस पेनल्टी को क्या होता है, जब BCCL अगर किसी एक पदाधिकारी पे जिम्मेवारी फिक्स करेगा तब उसको समझ में आने लगेगा कि वो कहाँ गलती कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है आने वाले समय में सुधार होगा। और इसमें सारे जो यहाँ पे पर्यावरण प्रेमी हैं, इनको भी सबको इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, अलग अलग पेड़ लगाने से नहीं होगा, ये सबको इकट्ठे चलना पड़ेगा, एक नीति बनानी पड़ेगी और BCCL के गलत कामों के लिए उनको दबोचना होगा। आज अगर पानी का छिड़काव वो नहीं करते हैं तो ये क्राइम है। अगर वो स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगाते हैं तो इससे बुरी स्थिति क्या होगी हमारे लिए। हम तो यहाँ पे ऑलरेडी कोरोना से पीड़ित ही थे। यहाँ पे रहने वाले जो मैं अस्पताल को देखता हूँ तो अधिकतर जो मरीज जाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए खांसी, मतलब वो सांस से पीड़ित लोग जाते थे अस्पतालों में, ICU में भर्ती होते थे। CCU का पार्ट अलग है कि वो वहाँ हृदय रोगी जाते हैं, लेकिन ICU में 80% लोग यहाँ पे जो श्वास रोग के लोग जाते थे। और उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ का प्रदूषण, और वो प्रदूषण मुझे लगता है आने वाले समय में ठीक होगा। रहने के स्थान, माइनिंग के स्थान और उद्योग के स्थान, ये तीनों को जब डिवाइड करके एक बड़े शहर की परिकल्पना बाहर आएगी और धनबाद नगर निगम उसमें एक बड़ा रोल अदा करेगा, तब ये जाकर के स्थितियाँ सुधरेंगी और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा धनबाद, बड़ा धनबाद, बृहद धनबाद, महानगर धनबाद, विकसित धनबाद तभी कहलाएगा। सिटी लाइव के एक दर्शक हैं भास्कर सेन गुप्ता, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपसे कि मिल्क पार्लर के खुलने का और बंद होने का क्या गाइडलाइन सरकार की ओर से है, उसके खुलने वगैरह समय का क्या दिशा निर्देश है? अभी तो सुबह 7 से शाम तक रहता है, कोई दिक्कत तो कहीं पे नहीं है। कहीं भी हमको लगता है कि मिल्क पार्लर हो या बाकी चीज़ों पे जो व्यवस्था बनी हुई है सरकार के द्वारा गाइडलाइन है, सुबह 7 से लेकर के शाम को 7 बजे तक तो खुले रहते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती है मेरे ख्याल से। एक दर्शक हैं कुमार मधुरेंद्र सिंह, उनका कहना है कि एशियन जालान अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? देखिए, ये चूँकि कोरोना वायरस से लड़ने की पूरी व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है, तो केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके लिए कोविड सेंटर बना दिए। आज PMCH और सेंट्रल अस्पताल को कोविड सेंटर के तौर पे डेवलप किया गया है कि जब भी कोरोना के कोई केस आएगा, कहीं भी कोरोना से संबंधित कोई ये आएगा, तो उस केस से संबंध में इनका इलाज
पीएमसीएच और सेंट्रल अस्पताल में ही होगा। अन्य अस्पतालों में अन्य बीमारियों का इलाज होगा। अगर मान लीजिए अगर हम ये महसूस करें कि हर अस्पताल अगर कोरोना का इलाज करने लगे तो, चूँकि अगर एक मरीज भी एशियन जलान में डिटेक्ट हो जाता है, वहाँ जाता ही और इमरजेंसी में एडमिट हो जाता है, तो पूरा का पूरा अस्पताल बंद हो जाएगा। सारे लोग वहाँ पे जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स हैं, वो सब क्वारंटाइन हो जाएंगे और सबकी दोबारा से जांच होगी। 14 से 28 दिनों का ब्लॉकेज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद पुनः अस्पताल शुरू होगा। तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि 14 से 28 दिन का ब्लॉक के बजाय हम कोरोना से जो रिलेटेड मरीज भी आते हैं, चाहे बुखार हो, सर्दी हो, इस तरह के मरीज भी आते हैं, तो हम उसको तत्काल पीएमसीएच भेजें। पीएमसीएच में स्क्रीनिंग कराएं, जांच कराएं, उसके बाद वो आएँ, उसके इलाज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इमरजेंसी हमारा 24/7 शुरू से चल रहा है और वो आज भी चल रहा है। एक दर्शक हैं ललित किशोर जी, उनका पूछना है, उनका कहना है कि गरीब परिवारों को के लिए सरकार की योजनाएं हैं, उनको मदद मिल रही है, समाज सेवी हैं जो मदद कर रहे हैं, संपन्न जो लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो अपना केयर खुद कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, मैंने जैसे कहा था धनबाद में मैंने एक उल्लेख किया टेम्पो चलाने वालों का परिवार, उसी तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर में सबसे बड़ी चोट है। न तो वो किसी से अनाज की मांग कर सकता है, न सरकार से छूट की। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो किसी को कह भी नहीं सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मदद चाहिए। मैं आह्वान करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आह्वान करूंगा ऐसे लोगों से कि अड़ोस पड़ोस में अगर ऐसा कोई घर दिखे तो चुपके से उसकी मदद करें। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और छोटा छोटा ऐसा प्रयास हुआ भी है। मैं चूँकि इस बात को नहीं रखना चाहता, आपने ये प्रश्न उठा दिया, लेकिन हम लोगों ने जो हमारी और जो जिनसे हम लोग जुड़े हुए अन्य संस्थाओं से छोटे छोटे ऐसे प्रयास हुए हैं जहाँ मध्यम वर्गीय परिवारों ने भी सहयोग की मांग की है। तो न तो मुझे उनका नाम पता है, केवल जिसने दिया और जिसने लिया सिर्फ उन्हीं को पता है। तो हम लोग आह्वान करेंगे कि ऐसे कोई भी लोग अपने पड़ोस में भी हों, यथासंभव हम लोग मदद करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक व्यक्ति 9 परिवार को मदद करने का प्रयास करे, हम 9 को ना भी करें, 3 को ही करें। जितना हो सके हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से निकल जाएंगे, इस महामारी और इस संकट के दौर से निकल जाएंगे। मुझे पता है कि एक व्यक्ति जो साल भर के लिए स्टॉक रखता है, चाहे वो पंखे का रखे, वो किताबों का रखे या अन्य कपड़ों का रखे, क्योंकि ईद का समय भी है, उसकी क्या दशा होगी। मैं उस बात को गंभीरता समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद व्यवसाय से जुड़ा रहा हूँ आज तक। तो उस स्थिति को अगर आप देखेंगे, लेकिन ये दौर, जैसे ही मैंने रतन टाटा जी का वो बयान देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये जीने का साल है, इस जीने के साल में जीने का प्रयास करना है। और मुझे लगता है कि यही कार्य करने की आवश्यकता है कि हम लोग जीने, बचें। लाभ हानि हम लोग अगले साल से हिसाब लगा लेंगे, सरकारों से सहयोग भी मांग लेंगे। हम लोगों ने लगातार सहयोग की मांग भी की है सरकार से कि मध्यम वर्गीय परिवार को, बिजनेस कम्युनिटीज़ को, जो छोटे और रिटेलर शॉप है, उनके एक सीसी लिमिट में या उनके अगर आवश्यकता है तो बैंकों ने भी सहयोग देना शुरू किया अभी, जो उनके कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना शुरू किया है। तो सरकार भी धीरे धीरे मदद कर रही है और हमको लगता है कि हम लोग इससे पार पाएंगे। और यही मध्यम वर्गीय जो देश की आज रीढ़ है, पुनः और मजबूती से उठेगा और ये आगे बढ़ेगा। एक दर्शक हैं दिनेश मंडल, उनका कहना है कि लाइट डेकोरेशन करने वालों की हालत बहुत ख़राब है। इसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार को लाइट डेकोरेशन जो संघ है उसको प्रयास करना चाहिए। इस पर आप क्या? देखिए, ये बात अभी मुझे पता चली थोड़ी देर पहले ही। मैंने आश्वस्त किया है कि मैं उन बातों को माननीय उपायुक्त के माध्यम से और अन्य संसाधनों के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और उन लोगों को क्या मदद चाहिए, कि आपको उनको मदद पहुंचाने के लिए क्या क्या करना है। राशन की व्यवस्था करनी है तो हम लोग मिलजुल के करेंगे। इससे से जो भी आवश्यकता होगी हम लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे। और एक परिवार की तरह, आज धनबाद के तमाम लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। और एक कड़ी से एक कड़ी, भले हाथ न जोड़ें, हम लोग हाथ से हाथ न जोड़ें, लेकिन कड़ी जुड़ी रहनी चाहिए। और उस कड़ी में अगर कोई भूखा रहे, उसके घर में भोजन की व्यवस्था कैसे करनी है, उनको और कोई तकलीफ हो तो उसके लिए कैसे सहयोग करना है, उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग इकट्ठा रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, एक परिवार की तरह रहेंगे। तो दिनेश मंडल जी, कुमार मधुरेंद्र सिंह जी, ललित किशोर जी और भास्कर सेन गुप्ता जी, आपके सवालों का उत्तर मिल गया है। अगला सवाल ये होगा कि धनबाद के व्यापारियों को और उद्योग संचालकों को आपको क्या संदेश होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो पहला एकमात्र संदेश हम लोग का क्या है कि उद्योग शुरू करें। और सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों में रिलीफ दी है उन क्षेत्रों में उद्योग और व्यवसाय शुरू हों। साथ ही साथ एक और अपील करेंगे कि इस छूट का बेजा लाभ नहीं उठाएं।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से शिकायतें आ रही हैं, कई प्रशासनिक पदाधिकारी कहते हैं कि फलाने सामान का दाम फलाने ने बढ़ा दिया है। वो शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं सबसे पुनः आह्वान करूँगा, ये प्रॉफिट और लॉस का दौर नहीं है, ये बचने का दौर है और अड़ोस पड़ोस के लोगों को बचाने का है। तो हम लोग सब ध्यान रखें। मैं किसी एक पक्ष की ओर इशारा नहीं करा, लेकिन मैं खुद पे उंगली उठा रहा हूँ कि हमें सबको मिलजुल करके ऐसी व्यवस्था भी सोचनी पड़ेगी जिसमें प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं, बचने की बात हो, एक दूसरे के सहयोग की बात हो। और मुझे लगता है कि धनबाद का व्यवसायी जगत 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या में लोग इसी मानसिकता के लोग हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और मदद कर भी रहे हैं। यही व्यवसायी वर्ग जो मध्यम वर्गीय है, सबसे कमज़ोर है, जो किसी से कह नहीं सकता है, लेकिन घरों से रोटी बना करके अड़ोस पड़ोस में खिला रहा है, यही मध्यम वर्ग राशन की व्यवस्था भी कर रहा है। तो मेरा सिटी लाइव को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि सिटी लाइव ने कुछ प्रश्न ऐसे उठाए हैं जो मेरे दिल को करीब हैं, दिल के करीब छूते हैं मुझे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ नवनीत जी को, प्रशांत जी को कि इन्होंने इन प्रश्नों को उठाया है, क्योंकि मैं खुद से जवाब नहीं दे पाता। लेकिन मध्यम वर्गीय को चोट बड़ी पहुँची है, ये बात सच है। लेकिन उस चोट को जो है ना, हम लोग को एक दूसरे को मिल के सहलाना होगा और एक दूसरे को संबल देना होगा, जिससे कि लोग इकट्ठे रहें, एक दूसरे की समस्या को दूर करने में एक दूसरे के हाथ न मिलाएं। भले ही अभी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन कड़ी के तौर पे काम करेंगे हम लोग। यही सब बातें हैं। और कुछ विषय हो तो जी। और धनबाद की आम जनता को आपका क्या संदेश होगा? देखिए, अभी जो मैं देख रहा हूँ, शुरू में तो थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में कुछ समस्याएं आ रही थी, लेकिन अभी तत्काल मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं धनबाद में, कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं, चाहे वो सब्जी मार्केट में हो, चाहे और कहीं क्षेत्र में हो। लेकिन हमें और ये बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये जान बचाने का मंत्र भी है। खुद की भी जान बचाना है और जो बगल में खड़ा उसकी भी जान बचानी है। तो ये दोनों कार्य करने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। और एक बड़ी ये जो लड़ाई है धनबाद में, कोरोना कैसे रुक जाए बाहरी, जो अभी तक हम लोग इससे बच गए हैं, जो 2 कोरोना के मरीज भी आए थे और वो नेगेटिव हो गए, तो इसको शहर के बाहर कैसे रोक दें, इसके लिए प्रयास करना होगा। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा महत्व है। घर से कम निकलें और जो बार बार हम लोग एक बात कहते हैं कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करें। एक सौरभ सांडिल जी, उनका सवाल है कि जिन्हें अन्य कोई बीमारी है वो डॉक्टर तक कैसे पहुंचेंगे? अभी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे यहाँ ओपीडी व्यवस्था शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, तो उस ओपीडी व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। अन्य अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी शुरू हो गई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी मैं देख रहा हूँ कि ओपीडी शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उसका इलाज की व्यवस्था में कहीं दिक्कत नहीं है, दुकानें खुली हुई हैं, दवा मिलने में भी परेशानी नहीं है। जो उपस्थित हालात हैं उसमें प्रयास ये करना है कि हम लोग कोशिश करें कि हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करें। हम लोगों ने बीच में कुछ वेबिनार भी करवाए थे जिसमें आयुर्वेद के जानकार थे, उनके साथ हम लोग ऑनलाइन हुए, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही हुए। और खान पान में क्या बदलाव करें कि हमारे जो छोटी छोटी चीज़ों की परेशानी होती है, इम्यून सिस्टम डेवलप करने की बात होती है, खांसी कैसे नहीं हो, सर्दी कैसे नहीं हो, हमको बुखार हो तो हम किन साधनों का इस्तेमाल तत्काल करें, घरेलू साधनों का, जिससे हम बुखार और इन सब चीज़ों से छुटकारा पा जाए। तो हमें वो एक संदेश है, ये कोरोना ने एक मैसेज भी दिया है कि आप जितना प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रयास कीजिए कि डॉक्टर के पास कम जाना पड़े और हम अपने घरेलू संसाधनों से उसका इलाज कर पाएँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के जानकार हैं, होम्योपैथिक के जानकार हैं और यूनानी के जानकार हैं। ये सारे लोग अगर इकट्ठा होकर के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। सिटी लाइव का आपने धन्यवाद किया है कि ये एक अच्छी पहल है। चूँकि आप ही लोग जो पाठक होते हैं वही अभिभावक भी होते हैं और वही देख सकते हैं कि क्या इसमें प्रॉस कॉन्स है। तो सिटी लाइव की कमी आपको क्या दिखाई पड़ती है? क्या ये कमी है सिटी लाइव में? देखिए, धनबाद के हिसाब से तो कोई कमी मुझे नहीं दिखाई देती है। और सिटी लाइव अभी तक मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आज तक उस विश्वास को बनाए रखा है। मैंने ये महसूस किया है कि सिटी लाइव ने कोरोना के शुरू के दौर में, जब सूचनाएं बहुत अफवाह फैल रही थी बहुत तेज़ी से, उस दौर में सिटी लाइव की खबरों ने विश्वास पैदा किया, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और मुझे ये विश्वास है कि सिटी लाइव जो नए नए प्रयोग करता है वो, और सूचना देने के जो तंत्र उन्होंने डेवलप किए हैं वो, मुझे लगता है ये दोनों अगर मेंटेन रखते रहेगी तो आने वाले समय में ये सिर्फ
धनबाद के नहीं, झारखंड के क्षितिज पर बड़े स्तर पे दिखेगा। और एक बड़ी परिकल्पना की मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से कि जैसे होता है कि हम लोग ये अपेक्षा करें कि नवनीत जी, प्रशांत जी एक चैनल लेके ही आए, या ये करें कि प्रिंट मीडिया में ही आए। तो इस तरह से कोई भी परिकल्पना, आप जब आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी ना, तो आप कुछ भी करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और मैं पुनः सिटी लाइव की तमाम टीम को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस दौर में हम लोग सिटी लाइव की खबरों को प्रमुखता दिए, क्योंकि तत्काल न्यूज़ जो मिल रही थी वो सिटी लाइव की न्यूज़ बहुत इफेक्टिव थी। सिटी लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस दौर में जब कोरोना संकट से तमाम, देखिए सिर्फ जो मैंने धन्यवाद दिया था वो मैंने उस समय दिया, अभी मैं धन्यवाद देता हूँ धनबाद के तमाम पत्रकारों को, तमाम रिपोर्टर्स को, तमाम फोटोग्राफर्स को। वो इसलिए कि इस दौर में सूचना तंत्र को सही तरह से बनाए रखने के लिए, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे फील्ड में दौड़ करके हो, हर तरीके से धनबाद के सूचना तंत्र को इस तरह से बांध के रखा है कि अफवाहों की जो सूचना फैलने लगी उसको कहीं ना कहीं सबोटाइज किया गया। और ये इसमें आप लोगों ने बड़ा रोल अदा किया, धनबाद के तमाम पत्रकारों ने। कहीं से भी अगर एक किसी जर्नलिस्ट के द्वारा ऐसी रिपोर्ट आई जो विश्वसनीय लगी, तो हम लोगों ने तत्काल उसको माना और ये देखा कि ये न्यूज़ विश्वसनीय हो सकती है। और उसमें आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है, इसके लिए मैं आप लोग को पुनः धन्यवाद देता हूँ। तो आपने ये हैं राजीव शर्मा, जिन्होंने स्वास्थ्य के विषय वस्तुओं पर, उद्योग के विषय वस्तु पर, पर्यावरण के विषय वस्तु पर, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कार्य जो हो रहे हैं, जो संभावनाएं हैं, मध्यम वर्ग की समस्याओं पर, आम लोगों की समस्याओं पर, विभिन्न सेक्टर के काम करने वाली समस्याओं पर बड़े ही सारगर्भित, तथ्यपरक और बेबाक बातें की। देखते रहिए सिटी लाइव, तब तक के लिए नमस्कार।